बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मोहम्मद आसिफ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आज का टॉपिक हमारा है कंसेप्ट ऑफ मोल। तो टाइम बचाने के लिए मैंने थोड़ा पहले ही लिख लिया। तो इसमें कंसेप्ट ऑफ मोल जो है वो समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन टर्म्स। इसके अंदर चार टर्म्स हम यूज़ करेंगे। पहली टर्म होगी हमारे पास ग्राम एटम, दूसरी टर्म होगी हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल, तीसरी टर्म होगी ग्राम फार्मूला, और चौथी टर्म होगी हमारे पास ग्राम आइन। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि सब्सटेंस जो होता है उसमें उसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सब्सटेंस जो है केमिस्ट्री के लिहाज से चार हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो इस पार्ट है इसको एलिमेंट कहते हैं, दूसरा वाला मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है, तीसरा आयनिक कंपाउंड होता है, और चौथा इसमें आयनिक स्पीशीज़ होती हैं। अगर हम यहाँ पे इसके जो एग्जांपल्स के हवाले से बात करें तो एलिमेंट में हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया। सारे के सारे जो हैं वो एलिमेंट्स से कहलाते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में हमारे पास H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ गया तो ये मॉलिक्यूल होगा, O2 की फॉर्म में आ गया, O3 की फॉर्म में आ गया तो ये क्या होंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कहलाते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स है। इसी तरह से आयनिक कंपाउंड्स में हम कहते हैं NaCl हो गया, हमारे पास KCl हो गया, ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हो गए। आयनिक स्पीशीज़ के वाले से हम बात करते हैं, आइंस जैसे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आइंस हो सकते हैं, इसमें क्लोराइड आइन, हाइड्रोक्साइड आइंस, सल्फेट आइंस वगैरह इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, इनके अब अगर हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की बात करें तो जो एलिमेंट है इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो हमारे पास एटम होता है, और इसी तरह से मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो है इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास मॉलिक्यूल होगा। और इसी तरह से हमारे पास जो है आयनिक कंपाउंड, इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो हमारे पास जो है वो आयनिक कंपाउंड का जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल फार्मूला यूनिट कहलाता है हमारे पास। और इसी तरह से हमारे पास जो है वो आयनिक स्पीशीज़ का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो आइन होगा। अब जब हम इनके मासेस के हवाले से बात करेंगे ना तो एलिमेंट का जो मास कहलाएगा वो एटॉमिक मास कहलाएगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, आयनिक कंपाउंड का जो मास होगा वो फार्मूला मास कहलाएगा, और इसी तरह से जो आयनिक स्पीशीज़ का मास होगा वो भी फार्मूला मास ऑफ आइंस, या उसको हम आयनिक मास भी कह देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये चार मासेस तौर पे काम करेगा, बल्कि ये हमें यहाँ पे ये बताएगा कि जो एटम होता है हाइड्रोजन का वो भी H से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से वो H2O अगर हम लिखते हैं तो H2O का मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल भी है, और H2O का मतलब एम्पिरिकल फार्मूला अगर मैं आपसे पूछूं वाटर का क्या होता है तो आप H2O बताएंगे। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं H2O का तो वो भी आप बताएंगे कि H2O होता है। इसी तरह NaCl जो है ये ना सिर्फ आयनिक कंपाउंड को ज़ाहिर कर रहा है बल्कि इसके फार्मूला यूनिट को भी ज़ाहिर कर रहा है। तो NaCl एक आम तौर पे एम्पिरिकल फार्मूले के तौर पे भी इसको हम कह सकते हैं, और इसी तरह से ये फार्मूला यूनिट होता है सोडियम क्लोराइड का। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास होता है 1.008 AMU। इसी तरह से हमारे पास जो मास होता है ऑफ सोडियम एटम ये हमारे पास होता है 23 AMU। मास ऑफ सोडियम एटम 23 AMU। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो मास ऑफ हाइड्रोजन है ये एक एटम का है, और इसी तरह से ये मास जो मैंने सोडियम का लिखा है ये सोडियम के एक एटम का मास है, जो कि एटॉमिक मास यूनिट में हमने मेंशन किया हुआ है इसको। इसी तरह से जब हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड के हवाले से बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड में हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन यानी H2 की बात करेंगे। तो H2 का जो मास होगा हमारे पास ये होगा 2.016, यानी दो हाइड्रोजन एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं ना, तो इसका मास हमारे पास होगा 2.016। अच्छा, अब इसके साथ ही मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होगा हमारे पास H2O उसका मास हमारे पास 18 AMU होगा। अब यहाँ गौर कीजिएगा मैंने यहाँ पे यूनिट AMU लिखा है,
तो इसी तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज हमारे पास होगा 180 AMU। अब यहाँ पे यूनिट हम AMU ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का जो होगा उसका मास 2.016 AMU होगा, एक मॉलिक्यूल और वाटर का मास 18 AMU होगा, और एक मॉलिक्यूल जो होगा हमारे पास ग्लूकोज, इसका मास होगा 180 AMU एटॉमिक मास यूनिट में। इसी तरह से आयनिक कंपाउंड के लिहाज से जब हम फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl की बात करते हैं तो ये हमारे पास 58.5 AMU होता है। इसी तरह से अगर आप फार्मूला मास ऑफ Na2CO3 की बात करेंगे तो ये Na2CO3 का जो मास होगा ये हमारे पास 106 AMU के बराबर होता है। ये सारे मासेस याद रखिएगा, हमने रिलेटिव एटॉमिक मासेस वाले लिखे हैं, सिंपल वाले, यानी कि अगर हमारे पास एक फार्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड का है तो उसका मास 58.5 है। अगर एक फार्मूला यूनिट हमारे पास Na2CO3 का होगा तो इसका मास हमारे पास 106 AMU होगा। अब बात कर ही रहे हैं तो हम यहाँ पे आयनिक स्पीशीज़ के मासेस की बात कर लेते हैं। तो फार्मूला मास ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन हमारे पास 17 AMU होगा। इसी तरह से फार्मूला मास ऑफ सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन जो होता है हमारे पास, इसका जो मास होगा वो हमारे पास 96 AMU के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि एक हाइड्रोक्साइड आयन का मास 17 AMU है, एक सल्फेट आयन का मास 96 AMU है। इसी तरह से एक फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl जो था इसका मास 58.5 था। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड की तो यहाँ पे ग्लूकोज का जो मास है एक मॉलिक्यूल का वो 180 AMU है। और इसी तरह से जो सोडियम है, एक सोडियम एटम, इसका जो मास है वो 23 AMU है। तो अब हम मास लिखेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का, जिसको हम 1 मोल भी कहते हैं, वो होगा 1.008 ग्राम। इसी तरह से 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम का जो मास हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारे पास होगा 23 ग्राम। 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज़ इक्वल टू 23 ग्राम। अच्छा, यहाँ याद रखिएगा 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन भी कहलाता है। और इसी तरह से 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम जो है हमारे पास वो 1 मोल ऑफ सोडियम भी कहलाता है। तो इनका जो मास होगा वो हमारे पास ग्राम में आ गया हुआ है। तो यानी हमने सिंपली ऊपर अगर आप कंपेयर करें इसके साथ तो ऊपर जो मास लिखा हुआ था वो एटॉमिक मास यूनिट में लिखा हुआ था, जबकि जो नीचे वाला मास लिखा हुआ है हाइड्रोजन का ये ग्राम में लिखा हुआ है। जो ग्राम वाला मास है वो 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास है, यानी इसको 1 ग्राम एटम भी कह देते हैं हम। 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यानी H2 का जो मास होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो हमारे पास आएगा 2.016 ग्राम के बराबर आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे हम 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास लिख रहे हैं। 1 मोल हाइड्रोजन यानी 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 का मास लिख रहे हैं, वो हमारे पास 2.016 ग्राम के बराबर आ जाता है। इस तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 18 ग्राम के बराबर। ऊपर जो आपको AMU नज़र आ रहा है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास है, यानी H2 का मास, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मास, एक H2O मॉलिक्यूल का मास और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का जो मास है वो AMU में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल की तो वो ग्राम में ज़ाहिर किया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl जो होगा इसका जो मास होगा हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 58.5 ग्राम के, ठीक है। इसी तरह से जब आप बात करेंगे 1 ग्राम फार्मूला 1 ग्राम फार्मूला ऑफ Na2CO3 तो ये 1 ग्राम फार्मूला ऑफ Na2CO3 का जो मास आएगा वो हमारे पास 106 ग्राम के बराबर आ जाता है। ये सारे जो मासेस हैं ये ग्राम में ज़ाहिर किए जा रहे हैं, यानी यहाँ पे ये जो 1 ग्राम फार्मूला NaCl है ये 1 मोल ऑफ NaCl भी कहलाता है। इस तरह 1 ग्राम फार्मूला ऑफ Na2CO3 को हम 1 मोल ऑफ Na2CO3 भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये ग्राम फार्मूला
की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से 1 ग्राम आयन ऑफ OH नेगेटिव जो होगा उसका जो मास होगा वो हमारे पास 17 ग्राम के बराबर आता है। 1 ग्राम आयन ऑफ OH नेगेटिव जो है वो हमारे पास 1 मोल के बराबर हो जाएंगे उसके। इसी तरह से 1 ग्राम आयन 1 ग्राम आयन ऑफ सल्फेट जो होगा हमारे पास SO4 नेगेटिव आयन जो होंगे उनका जो मास होगा ये हमारे पास 96 ग्राम। ये जो सारे हमारे पास मासेस आ गए जो कि हमने ग्राम में ज़ाहिर किए हैं, इन सब को हम मोल ऑफ दैट सब्सटेंस का नाम दे देते हैं। यानी इसमें हमारे पास ये डेफिनेशंस जो हैं वो क्लियर हो रही हैं। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम फार्मूला यूनिट्स और 1 ग्राम आयन के हवाले से। कंसेप्ट ऑफ मोल के हवाले से जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला और ग्राम आयन। इस लिहाज से हमारे पास डेफिनेशंस आ गई हैं। तो ग्राम एटम हमारे पास वो कहलाता है जब हम एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स को ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो उसको हम ग्राम एटम कहते हैं। इसी तरह से एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास, उसको ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो वो इसका 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएगा, या इसको हम 1 मोल भी कह सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास ग्राम फार्मूला हमारे पास मौजूद होगा, यानी फार्मूला कंपाउंड्स का जो मास होगा, आयनिक कंपाउंड्स का जो मास होगा उसको ग्राम में ज़ाहिर करेंगे तो उसको हम ग्राम फार्मूला कह देते हैं। इस तरह जब आयन्स का मास या जो है हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्राम आयन का नाम दे देंगे। तो ये 4 डेफिनेशन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी। इसी के साथ इनके नीचे फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं कि हमारे पास ग्राम फार्मूला जो है, ग्राम एटम का फार्मूला क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है, ग्राम आयंस का और फार्मूला क्या है। तो ये सारे फार्मूले आपको ज़बानी आने चाहिए और इनको कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके साथ ही हम मज़ीद आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं, एग्जांपल की तरफ लेके जाते हैं। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वेट बैलेंस मौजूद है। वेट बैलेंस जो कि इलेक्ट्रिकल है और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एटम्स जो हैं या आइंस या ग्राम एटम्स या ग्राम आइंस या ग्राम मॉलिक्यूल्स के जो सब्सटेंसेस हमारे पास मौजूद हैं उनको हम वहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक सेंसिटिव वेट बैलेंस है और इसके ऊपर हम जो है सबसे पहले जो है वो ऐड कर रहे हैं ग्राम एटम के हवाले से। तो हम यहाँ पे 1 ग्राम एटम जो है वो ऐड करते हैं। अब 1 ग्राम एटम आपने याद रखना है कि जब हम 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का नाम लेंगे तो हमारे पास इसका मतलब होगा 1 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 मोल एटम के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे वो होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है। अगर इतने पार्टिकल्स हम जो हैं वो इस सेंसिटिव वेट बैलेंस के ऊपर रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो मास होगा वो होगा हमारे पास, अगर हाइड्रोजन एटम है तो इसका मास हो जाएगा 1.008 ग्राम। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो इसका मास होगा 1.008 ग्राम, यानी वेट बैलेंस जो है वो हमें 1.008 जो है वो ग्राम शो करेगा इसका 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स का मास। तो बेटा जी, आपने मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनना है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वैसे तो हमारे पास कोई ऐसा सेंसिटिव बैलेंस नहीं होता, लेकिन हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारे पास एक वेट बैलेंस है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उस पर अगर हम सोडियम एटम यानी हाइड्रोजन एटम की जगह मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ सोडियम एटम। सोडियम एटम्स की तादाद हमारे पास याद रखिएगा 6.02 10⁻23 जो है वो एटम्स होंगे। इसमें जो इसका जो वेट होगा, ये जो वेट बैलेंस है, ये हमें इसका जो वेट शो करेगा 6.02 10⁻23, जिसको हम एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का नाम देते हैं। इस दफ़ा ये वेट 1.008 नहीं होगा बल्कि 23 ग्राम्स होगा, क्योंकि ये हमारे पास किसके एटम है, सोडियम के एटम्स हैं। तो ये बात याद रखिएगा, सोडियम जो है वो 23 टाइम्स हैवियर है ना हाइड्रोजन से। तो इसके अलावा यहाँ पे ये 1 मोल सोडियम एटम्स हैं, यानी कि जैसे हमने ऊपर लिखा था ना कि 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम 1.008 ग्राम जो होंगे हमारे पास हाइड्रोजन एटम वो 1 मोल के बराबर होंगे। और इसी तरह से ये इसके अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद है वो 6.02 10⁻23 एटम्स होंगे।
इस तरह सोडियम एटम जो है उसमें 23 ग्राम सोडियम एटम 1 मोल सोडियम के बराबर होंगे और इसी तरह से 6.02 10^23 इसमें एटम्स होंगे। अब अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल में 6.02 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, देखिए अगर हम फर्ज कर लें वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं 6.02 10^23 यानी एवोगाड्रोस नंबर। अब एंटी टेस्ट है तो उसमें आप ये 6.02 10^23 को अक्सर Na मेंशन करते हैं, यानी कि ये आपको एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल शो कर रहा होता है। इतने पार्टिकल अगर हम रखेंगे तो ये जो वेट बैलेंस है ये हमें मास शो करेगा 18 ग्राम। तो इस लिहाज से हम यहाँ पे कहेंगे 18 ग्राम ऑफ वाटर यानी ये 1 मोल के बराबर होगा और इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो 6.02 10^23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, 6.02 10^23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर मौजूद होंगे 1 मोल के अंदर। इसको हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का नाम भी दे देंगे। ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ यानी 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या 1 मोल ऑफ जो हमारे पास से वाटर होगा इसका जो मास होगा वो 18 ग्राम होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे वाटर की जगह कोई और जो हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड है उसका जब हम मास रखेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो वही 6.02 10^23 हैं। यानी ग्लूकोज की अगर हम बात करें C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 जो होगा हमारे पास ये ग्लूकोज है। अब 1 मोल ग्लूकोज या फिर यूँ कह लें कि 180 ग्राम हमारे पास जो ग्लूकोज होंगे उनमें हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल हैं 6.02 10^23। जब इतने पार्टिकल हम इस वेट बैलेंस के ऊपर रखते हैं तो ये हमें बैलेंस जो है वो इसका जो मास शो करेगा वो होगा 180 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि आपके पास 1 मोल जो हमारे पास ग्लूकोज होगा उसका जो मास होगा वो 180 ग्राम होगा। इसी तरह से हमारे पास ये हम कह सकते हैं कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है C6H12O6 ये हमारे पास 1 मोल के बराबर है और इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं ये 6.02 क्रॉस 10^23 मॉलिक्यूल्स के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इसका 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज भी कहलाता है, इसको हम 1 मोल का नाम दे देते हैं। इसी तरह से हम अब बात करेंगे फार्मूला यूनिट्स के हवाले से यानी आयनिक कंपाउंड्स के हवाले से या ग्राम फार्मूला के हवाले से। तो अगर हम ग्राम फार्मूला की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड को ले लेते हैं। इसमें अगर हम 6.02 10^23 पार्टिकल्स को वेट बैलेंस के ऊपर रखते हैं तो वेट बैलेंस जो है ना हमारे पास इसका वेट शो करेगा 58.5 ग्राम। ठीक है, यानी इसको हम कहेंगे 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl। तो 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl या यूँ कह लें 58 ग्राम NaCl जो होगा ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा और 1 मोल में जो पार्टिकल्स की तादाद है वो 6.02 10^23 फार्मूला यूनिट्स इसके अंदर मौजूद होंगे। इसी तरह से जब आप किसी और आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो ये जो उसके 1 मोल पार्टिकल्स की तादाद होगी वो इसमें मास चेंज हो जाएगा उसका और वो उसके फार्मूला यूनिट्स को शो करता है। अगर हम आयंस की बात करते हैं तो आयन के हवाले से देखेंगे 96 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन जो है वो 1 मोल के बराबर है और इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो होंगे 6.02 क्रॉस 10^23 नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 ग्राम आयन ऑफ SO4 के बराबर हो जाएगा। अब 1 ग्राम आयन ऑफ SO4 नेगेटिव यानी कि सल्फेट आयन जो होगा 1 ग्राम आयन ये बराबर हो जाएगा हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल या 1 मोल के बराबर। तो आपने एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से याद रखना है कि 1 मोल कहीं भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपके पास जो पार्टिकल्स की तादाद है वो 6.02 10^23 है और उसको हम Na कह सकते हैं। ठीक है, यानी सादा अल्फाज में कहीं भी आपको 1 मोल लिखा हुआ न एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड फार्मूला मास ऑफ आयनिक स्पीशीज़ अगर हम इसको ग्राम में ज़ाहिर कर देते हैं तो ये हमारे पास मोलर मास कहलाता है। ये तो बेटा जी अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हम रिलेशन के हवाले से देखते हैं मोल और एवोगाड्रोस नंबर का रिलेशन अक्सर MCQs में आता है एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी। तो इसमें हमारे पास दिया गया 18 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, कोवलेंट बॉन्ड्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि आपने एक बात जहन में रखनी है कि हमारे पास जो मोल है उसको हम 3 तरीक़ों से 3 वेज़ के ज़रिए से फाइंड आउट कर सकते हैं।
पहला एक आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दी जा सकती है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे 18 ग्राम ये हमारे पास क्या है अमाउंट यानी कि मास दिया हुआ है, और सब्सटेंस हमारे पास क्या है वाटर है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए जा सकते हैं, और या फिर हमारे पास वॉल्यूम भी दिया जा सकता है, यानी कि जो आपको सब्सटेंस दिया गया है उसकी स्टेट के ऊपर देख सकते हैं कि वो कौन सी स्टेट्स में मौजूद है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोल को हम 3 तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। मास जैसे कि ये 18 ग्राम दिया गया है, तो इस मास को हम डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास के साथ। यहाँ पे जैसे कि हम इसको मोलर मास के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स निकल आते हैं, ठीक है। तो बेटा जी मैं इसको और ज़्यादा सिंपल करता हूँ थोड़ा। तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए, यानी नंबर ऑफ़ मोल्स को हम एन से ज़ाहिर करते हैं, तो एन विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास मास जो होगा बेटे हम उसको ज़ाहिर करते हैं स्मॉल एम के साथ, और जो हमारे पास मोलर मास होता है उसको हम ज़ाहिर करते हैं कैपिटल एम के साथ। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला आ गया, यानी कि अगर आपको अमाउंट दी गई है तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, यानी कि अगर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ेंगे ना तो इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। उसमें वो कहता है कि आपको मास दिया गया है, आपको नंबर ऑफ़ मोल्स दिए गए हैं तो आपने मास को फाइंड करना है, यानी कि एम जो है वो हमने फाइंड करना है, और आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ़ मोल्स। ये हम आगे लिमिटिंग रिएक्टेंट वगैरह में भी पढ़ेंगे। इसमें इसको नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास के साथ, तो आपके पास क्या निकल आता है, मास निकल आता है सब्सटेंस का। अब जैसे हमने यहाँ पहला एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो 18 ग्राम हमारे पास जो है वो मास है इसका। वाटर का जो मोलर मास है वो आपको सबको पता होना चाहिए, वो 18 ग्राम है। तो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल आएंगे, दोनों को कट करने के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे वो हमारे पास 1 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा यानी एन की वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है हमारे पास, ये 1 के बराबर आ जाती है। होंगे आपके पास जो गिवन सब्सटेंस है, अब इसका मास नहीं है बल्कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दी गई है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं 3.01 क्रॉस 10⁻23 आपको पार्टिकल्स दिए गए हैं। इसमें आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल पे। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास कितने हैं, 6.02 क्रॉस 10⁻23, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसके नंबर ऑफ़ मोल्स निकल आते हैं। अब इन नंबर ऑफ़ मोल्स को निकालने के बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने इसका मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए क्या होता है, जो नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास निकल आते हैं, उन नंबर ऑफ़ मोल्स को हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी उसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है हमारे पास 18 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मास निकल आएगा इन पार्टिकल्स का। अच्छा, अब यहाँ आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपसे पूछे हुए हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पूछे हुए हैं। जबकि आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें से इसका मोल निकालने हैं। मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ, अच्छा तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसके मास को डिवाइड करते हैं मोलर मास से, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स निकल आते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स आएगा इसके एन को क्रॉस कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के साथ। तो जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल हमें दिए गए होंगे उनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नहीं दिए हुए तो हम क्या करते हैं, जो एन ए यानी कि ये एवोगाड्रोस नंबर वाले पार्टिकल्स हैं, इसको नंबर ऑफ मोल्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आते हैं इसके। अच्छा जी, तो बेटा जी हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं कितने में, 18 ग्राम ऑफ वाटर में। तो इसका मतलब ये मैं यहाँ पे ना ये फार्मूला अप्लाई करूँगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। मास हमें दिया गया है यहाँ पे 18 ग्राम, ठीक है। 18 ग्राम हमारे पास वाटर का मास है, और जो है हमारे पास इसका मोलर मास है वो है 18 ग्राम, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम एवोगाड्रोस नंबर से। एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास क्या होंगे, 6.022 10⁻23, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है। ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ पार्टिकल निकल आते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे जो हमारे पास निकल रहे हैं, दीज आर इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये हमारे पास आ गया। तो इसमें हमने क्या किया है,
मल्टीप्लाई कर दिया इसके एवोगाड्रोस नंबर के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास Na, यानी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो हम एंटी टेस्ट में शॉर्टकट लिखते होते हैं, तो जहाँ भी आपके पास ये Na लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपने समझ जाना है कि 6.02 10⁻23 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड कर लिए। तो इसका मतलब है 18 ग्राम वाटर के अंदर यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो Na यानी कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, 6.02 10⁻23 पार्टिकल। अच्छा जी, अब ये देखें जैसे हमारे पास नंबर ये जो मोल है इसको हमने यहाँ से निकालना है वॉल्यूम के लिहाज से। अगर आपको किसी भी गैस का वॉल्यूम निकालना है तो ये वॉल्यूम से निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, इस वॉल्यूम वाले फैक्टर को हम मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे। मोलर वॉल्यूम मतलब 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है हमारे पास दैट इज़, तो ये हमारे पास इसका जो फार्मूला बनेगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम जो भी होगा उसको हम मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। तो यहाँ पे आपको जितने भी एमसीक्यूज दिए जाएंगे उनमें अपने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और उसके बाद फिर हम उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी, तो आपको ये वॉल्यूम दिया गया है मीथेन गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास गिवन वॉल्यूम है इसको हम मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर के साथ, Na के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे निकल आएंगे। अच्छा जी, अब हमने इसमें नंबर ऑफ़ 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने हैं। तो चलें एक और फार्मूला के ज़रिए से हम इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ़ एटम फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ एटम हैं कितने। तो हम देखते हैं H2O हमारे पास, ठीक है। तो H2O में हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है, यानी टोटल देखा जाए इसमें तो हाइड्रोजन है हमारे पास 2, ठीक है, हाइड्रोजन 2 हैं। और ऑक्सीजन जो है ना वो बेटा जी हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर ऑक्सीजन इज़ 1। टोटल हो गए हमारे पास 3 एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एटम्स हमारे पास मौजूद हैं। 3 एटम निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकालने का फ़ॉर्मूला मैंने अभी आपकी नज़र किया बच्चों, आपको मैंने अभी बताया नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, यानी गिवन मास ओवर मोलर मास जब एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकल आते हैं, ठीक है। और इसी तरह से या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स मौजूद हैं तो उसको डायरेक्ट एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल हमारे पास आ गए Na, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास हैं 3। तो हम जो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ गए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 3 के साथ। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ़ पार्टिकल जितने निकल आए थे उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, Na के साथ, ठीक है। और सॉरी 3 के साथ, नंबर ऑफ़ एटम्स 3 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एटम निकलेंगे दैट आर इक्वल टू 3Na, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स जो आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे 3Na। अच्छा, तो इसी तरह हमने नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं। तो ऑक्सीजन एटम देखें यहाँ पे 1 है। तो हमारा जो आंसर आया था ना वहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वाला, वो हमारे पास ये जो आंसर आया था नंबर ऑफ़ पार्टिकल वाला इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन निकालना है तो ऑक्सीजन के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के लिए आ जाएंगे Na, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल ये आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ़ एटम हाइड्रोजन एटम 2 थे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन एटम हमारे पास 2 हैं तो हम जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल आए हैं हमारे पास उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2Na जो कि हाइड्रोजन एटम होंगे। इसी तरह से अब हम वाटर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ कोवलेंट बॉन्ड फाइंड करने के लिए इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले को देखते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 कोवलेंट बॉन्ड हैं। अब इस कंसेप्ट ऑफ मोल को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल, सादा तरीन एग्जांपल मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा। 1 डज़न, मैं आपसे कहता हूँ कि 1 डज़न एग चाहिए
1 डज़न एक्स। तो 1 डज़न एक्स का मतलब होता है हमारे पास 12 एक्स। इसी तरह से जब हम बात करेंगे 1 मोल एग की, 1 मोल एग चाहिए। 1 मोल एग का मतलब होगा हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एग, यानी कि 6.02 एंड इज फॉर 23 एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, ये वैसे समझाने के लिए पहली बात इसमें ऐड की है आपको कि आप हमारे पास अगर आप 1 डज़न का यूनिट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास 12 है। अब 12 एक्स छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जब हम वर्ड यूज़ करेंगे मोल का, तो मोल में जितनी हमारे पास अमाउंट आ रही है, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एक्स, ये तमाम एक जैसे होंगे, इनके टाइगर वगैरह सब कुछ एक जैसे। तो इसी तरह से अगर हम किसी भी कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास 1 मोल ग्लूकोज है, 1 मोल ग्लूकोज C6H12 का 1 मोल है, तो इसका मतलब ये होगा कि ग्लूकोज के अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो एवोगाड्रोस नंबर Na। ठीक है, इसे Na से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ भी आपके पास यहाँ पे 1 मोल की क्वांटिटी आएगी, MOL लिखा हुआ आएगा, MOL। तो वहाँ पे आपने याद रखना है, उसको आपने इसके साथ रिप्लेस कर देना है Na, यानी Na का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर। यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ कोवलेंट बॉन्ड्स हमने फाइंड कर लिए 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। और इसी तरह से आपने यहाँ फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो है ये वाला, ये प्रोटियम है, तो इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरह से ये हाइड्रोजन जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही इसमें प्रोटॉन है। जबकि ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं, इसमें 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमारे पास हो गए 24, और प्लस ये देखें 2 and 2, ये 4 हो गए, प्लस 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 28। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 28 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। लेकिन यहाँ पे इस फंडामेंटल पार्टिकल निकालने के लिए भी सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए जो मास दिया गया है उसको आप मोलर मास पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स निकल आएंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम एवोगैड्रोस नंबर से, तो हमारे पास क्या निकल आते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जब निकल आते हैं तो उनको फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के साथ, यानी एवोगैड्रोस नंबर जो हमारे पास आया ना यहाँ पे, इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर पार्टिकल कितने आए थे, 28। ठीक है, तो 28 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा इसका 28 Na। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए थे ना हमारे पास, यहाँ पे Na आए थे, तो इसको हम 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है यहाँ पे 28 Na। तो इस तरह से इसके अंदर 28 Na जो है नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें निकालने के लिए बेसिक, सबसे पहले देखें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना है हमें। ठीक है, और अगर इस तरह की कोई कन्वर्जन आ जाती है तो इसमें आपने सबसे पहले नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने हैं, और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, उतने पार्टिकल्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो ये आंसर आता चला जाता है। ये नंबर ऑफ़ मोल्स को हमने मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल निकल आएंगे। बेसिक नंबर ऑफ पार्टिकल निकल आते हैं, तो उनको फिर हम उनके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हमारे पास ये बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी निकलती चली जाती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने डिस्कस किया इसमें हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर जो है उसके अंदर 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मोल एटम्स हैं, 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। यानी कि यहाँ मैंने आपको ये बताया है कि जहाँ भी आपको वर्ड मोल लिखा हुआ नज़र आता है, MOL लिखा हुआ नज़र आता है, आप इस MOL को चेंज कर देंगे किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर के साथ, यानी कि Na के साथ। तो यानी कि यहाँ पे Na नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, और 3 Na जो आ जाएंगे हमारे पास, ये एटम्स आ जाएंगे, टोटल 2 Na हमारे पास हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, और 1 Na हमारे पास ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। ठीक है, तो बेटा जी आपको यहाँ पे रिलेशन आने चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे ये चीज़ें निकालनी आनी चाहिए कि आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालने हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल कैसे निकालने हैं।
नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको मास और मॉलिक्यूलर मास पे डिवाइड करना है। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए सारे के सारे कैलकुलेशन को कवर करने के लिए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आई होंगी। चलें, जाने से पहले मुझे एक बात यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस करें। मुझे बताएं ज़रा कि अगर आपको 1 मोल, चलें 1 मोल नहीं करते हैं, हम 58.5 कर लेते हैं। आपको अगर 58.5 ग्राम NaCl दिया गया है, NaCl आपके पास 58 ग्राम NaCl है, तो इसमें आपने मुझे बताने हैं इसमें कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, कितने इसके अंदर नंबर ऑफ़ हमारे पास यहाँ पे आयंस हैं वगैरह वगैरह, वो आप यहाँ पे बताएंगे मुझे 58.5 ग्राम NaCl के अंदर। तो क्या इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? ये NaCl लिखा हुआ है, तो ज़रा गौर से देखें इसे। आपका आंसर होगा कि नो, इसके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। क्यों? वाई? बिकॉज NaCl जो है हमारे पास, इट इज़ नॉट अ मॉलिक्यूल, ये फार्मूला यूनिट है। तो जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड्स की जो होते हैं वो फार्मूला यूनिट्स की शक्ल में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इनमें मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी नहीं होगा, इसमें नंबर ऑफ़ एटम भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें होंगे नंबर ऑफ़ आयंस। तो नंबर ऑफ़ आयंस को फाइंड करने के लिए आपके पास फिर से उसी तरह का फार्मूला हमारे पास होगा कि मास ऑफ द मॉलिकुलर स्पीशी, ये मैंने ऊपर फार्मूला भी लिखे हुए थे इधर। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ़ आयंस फाइंड करने के लिए मास ऑफ आयनिक स्पीशीज़ इन ग्राम, यानी 58.5 जो भी दिया हो गया गिवन मास है, उसका फार्मूला मास भी 58.5 होगा। उससे आपके पास ये नंबर ऑफ़ ग्राम आयंस या फिर नंबर ऑफ़ मोल्स इसमें निकल आते हैं। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कंसेप्ट ऑफ मोल के बारे में डिस्कस किया, और इसी तरह से हमने रिलेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ मोल विद एवोगाड्रोस नंबर भी डिस्कस कर लिया, यानी डिफरेंट कैलकुलेशंस कर ली। अब आप आज के लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ मोल के बारे में डिटेल से बात की और डिफरेंट कैलकुलेशंस भी परफॉर्म किए हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब फरमाए, हम इस आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं।